ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड की रैली से पहले MEP की नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नौहरा शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सारे मीडिया के लोगों का मैं शुक्र अदा करती हूं जो आज यहाँ पर आए हैं। आज के हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का और प्रेस मीट का जो मकसद है कि बेंगलुरु में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का आगाज़ हो चुका है और बेंगलुरु के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का जो है काम चल रहा है। और ये पार्टी का मकसद है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करना सबसे पहले इसका मकसद है और उसके बाद देश की भलाई करना। और देश में जो राजनीति का नाम लेकर लोगों को लोग धोखा देते आते हैं उससे लोगों की हिफाजत करना। जो लोग इनजस्टिस हो रहे हैं उनके लिए जस्टिस करना, ये MEP का स्लोगन है, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये पार्टी के शुरू करने से पहले एक सोशल वर्कर हूँ और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए 1998 से जो है मैं काम करती चली आ रही हूँ। और मैंने जो चीज़ें महसूस किया है, कहीं भी औरतों के लिए जब इंसाफ मिलने का मौका आता है, कहीं ना कहीं जो बड़ी ताकतें होते हैं वो उनको पूरे से पूरे तौर पे दबाने की कोशिश करते हैं। सब लोग नहीं बल्कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं। तो फिर इसलिए हमने ये फ़ैसला ले लिया है कि देश के हमारे भारत में 135 करोड़ पब्लिक है, जिसमें 64 करोड़ जो है महिलाएं हैं। तो उनके लिए जस्टिस होना सबसे पहला मकसद इस पार्टी का है। और उसके साथ साथ ये पार्टी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के तौर पर ये पार्टी काम करेगी। और ये पार्टी में सारे लोग हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कोई वुमेन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कोई अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कोई अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कोई ये चाहते हैं कि वुमेन्स का एम्पावरमेंट हो और उनके लिए जस्टिस मिले। तो मेरे ख़्याल से महिलाओं को जस्टिस मिलना और महिलाओं को एम्पावर करना, ये देश का एम्पावरमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये कदम को उठाया गया और बेंगलुरु में काफ़ी जगह पर इसके प्रोग्राम भी हुए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और काफ़ी अच्छा लोगों का भी सपोर्ट मिला। अब हमारा जो प्रोग्राम है कल पैलेस ग्राउंड में, कल सुबह इंशाअल्लाह 10 बजे 1 बजे से जो है पैलेस ग्राउंड में मेरे ख़्याल से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और प्रोग्राम 5 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। और ये प्रोग्राम हमारा 11 तारीख को होने वाला था, मगर काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें इसके अंदर होते थे, बहुत सारी राजनीति हुई गई। जो महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए जो है परमिशन के लिए तकरीबन जनवरी 28 को एप्लीकेशन दिए और सारे जो प्रोसेस थे, सारे फॉर्मालिटीज़ थे वो कंप्लीट करने के बावजूद भी और हमारे डेट को जो है चेंज करके 11 का जाकर 10 तारीख के लिए परमिशन मिला। ताकि मेरे ख़्याल से मैं ये नहीं बोल सकती कि वो क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि डेट के बदल जाने से प्रोग्राम अनसक्सेस हो जाए, मगर मैं कहती हूँ कि मेरी उम्मीद है कि प्रोग्राम सक्सेस होगा और कल वो हमारा प्रोग्राम है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम पूरे भारत में और पूरे कर्नाटका के लोगों को मैं ये मैसेज दूँ कि हम एक ताकत बनकर खड़े हो जाए, हम बोलने के लिए खड़े हो जाए और हम हक़ के लिए खड़े हो जाएं। तो एक दिन ज़रूर से ज़रूर जो है हमें कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। और मेरे पार्टी के मुद्दों में से ये मुद्दा सबसे पहले है कि राजनीति के शक्ल को बदलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति की शक्ल आज एक भयानक शक्ल, एक ख़तरनाक शक्ल बन चुकी है। करप्ट की शक्ल कोई है तो राजनीति की शक्ल बन चुकी है। अगर कोई बहुत सारे हरासमेंट की शक्ल है तो वो राजनीति की शक्ल बन चुकी है। ब्लैकमेलिंग की शक्ल है तो राजनीति की शक्ल बन चुकी है। तो हम सब जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी को साथ देकर जो है राजनीति की शक्ल को जो है हमको बदलना है और हमको प्रूफ करना है कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी मतलब जो है कि पॉलिटिकल जो होता है वो सोशल जस्टिस होता है और जस्टिस के लिए, सोशल वर्क के लिए पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो सारे लोगों को जो है ये बात के लिए समझना ज़रूरी है। और हमारे पार्टी के जितने भी कैंडिडेट इंशाअल्लाह जो सेलेक्ट किए जाएंगे तो उनके लिए एक ही काम उनके लिए रहेगा कि वो जस्टिस
के लिए काम करेंगे और सोशल के लिए काम करेंगे और वो एक पीस से काम करेंगे। यही जो है हमारे पार्टी का मकसद है। मैडम, आप बोल रहे थे कि 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हो जाएंगे सब लोग जी। इन दैट काइंड ऑफ ए सिनेरियो विल ऑल द 224 कॉन्स्टिट्यूंसीज बी only the lady contestant or even it will be both men and women? नहीं, जब मैंने पार्टी लॉन्च किया था उस वक्त सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था क्या ये पार्टी महिलाओं की है, तो मैंने उस वक्त में जवाब दिया था कि ये पार्टी हर वो बाप की पार्टी है जो अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहता है, हर वो भाई की पार्टी है जो अपने बहन को सपोर्ट करना चाहते हैं, हर वो शौहर की पार्टी है जो अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहता है, हर मर्द के लिए भी जो अपने महिलाओं को एम्पावरमेंट में लाना चाहते हैं और देश में जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, सब के लिए भी जो है ये पार्टी में हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से जो है अभी तक हमारे एक एप्लीकेशंस के हिसाब से और कैंडिडेट सिलेक्शन के हिसाब से जो है तकरीबन 30 से 35% जो है या 40% जो है लेडीज़ उम्मीदवार हैं, बाकी के सारे जो है मर्दें भी इसके अंदर उम्मीदवार हैं। दोनों को भी हक है, मगर हाँ पार्टी का एक टर्म्स रहेगा कि जो भी जीतो, जहाँ से भी जीतो, सबसे पहला काम, सबसे पहला मकसद उनको देश की महिला होगी, उनका मुद्दा देश की महिला होगी, उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। समय तो इतना बहुत कम है जी, अभी 2 महीने में रूट्स लेवल में पार्टी का भी जो रीच है जी, अभी तक उतना नजर में नहीं आ रहा जी, जो अखबारों में टीवीओ में उतना ही देख रहे हैं हम। जी जी, तो जिस तरह से आपने प्लान किया है जी, प्लान भी किया है और हमारी पार्टी रूट लेवल में भी काम कर रही है और ग्राउंड लेवल से भी काम कर रही है और बूथ लेवल से भी काम कर रही है और जितना अखबारों में, जितना सोशल मीडिया में आ रहा है वगैरह सब कुछ भी हो रहा है। बाकी का जो काम पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपना काम जारी रखे हैं और भी 2 महीने टाइम है और काम हमारा चलता रहेगा। और लिस्ट जो है कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होने के बाद हम अपने कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस कर देंगे। भाई बहन मैडम, जी, कब टेंटेटिव डेट? डेट मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती क्योंकि अभी फाइनलाइज करने में टाइम है, तो थोड़ा अभी हमारी लिस्ट फाइनल होना है, तो डेट जब ही मैं अनाउंस करूंगी, जब फाइनलाइज का वक्त है तो फिर से इनवाइट करके अनाउंस करेंगे आपको। मैडम जी, आपने कहा कि 224 सीट्स आप कॉन्टेस्ट करेंगे। जी, लोग कह रहे हैं कि आपके जो कॉन्टेस्टेंट्स थे माइनॉरिटी वोट डिवाइड होने के चांसेस हैं, जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है माइनॉरिटीज़ वोट। मेरा टेंशन है कि सारे देश के लोग और सारे देश के महिलाएं और सारे इंसानियत को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, मुझे भी सारी इंसानियत सपोर्ट करेगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। मैं किसी सिर्फ माइनॉरिटी को एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर रही हूँ और मैं सारी इंसानियत को एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ और मैं टिकट भी सबको दे रही हूँ। मेरे पार्टी में जो टिकट है सबको मिल रहे हैं, दलित को मिल रहे हैं और मुस्लिम को मिल रहे हैं, हिंदू को मिल रहे हैं, लिंगायत को मिल रहे हैं, गौड़ास को मिल रहे हैं। जितने भी कम्युनिटीज़ यहाँ पर हैं, कोई भी कम्युनिटीज़ ये नहीं कहेगी कि MEP हमें टिकट नहीं दे रही है, तो फिर वो हर जगह के लिए उनको मिल रहा है, तो यहाँ पर ये सवाल ही नहीं उठता है, सीधी सी बात है। इतने सारे सेक्युलर पार्टी आज जो है जी, उसमें सभी सेक्युलर पार्टी में अगर वोट्स बांट दिया जाए तो जी, MEP इसमें आपके मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करने के लिए सब अलग अभी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पार्टीज जो है उनसे आप कैसे डिफरेंट है? हमारी पार्टी बिल्कुल से बिल्कुल डिफरेंट है। जो भी पार्टी इस्टेब्लिश हुई है और काम भी करी है तो वो काम जो है लोग देख रहे हैं और हम विदाउट पॉलिटिक्स क्या काम किए हैं वो भी लोगों ने देखा है। और हमारी पार्टी का जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बिल्कुल से बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे पार्टी का मुद्दा सिर्फ जीतना, सीट पे बैठना नहीं है, हमारे पार्टी का मुद्दा जो है इंसानियत की खिदमत करना है और ये चीज़ को हमको ख़त्म करना है कि हम भारत के नागरिक होकर हम एक दूसरे को हिंदू मुसलमान करके सालों से जो लड़ते आते हैं, जो नफ़रतों की बातें कभी कभी करते आते हैं, तो मैं ये शो करना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि हम सब एक हैं, हम सब एक गुलदस्ते की तरह भारत में रहने वाले ही। हमको पीस से कंटेस्ट करना चाहिए। अगर पब्लिक हमें मौका दे दे तो उनके लिए अच्छे सर्विसेज जो हम करना चाहते हैं वो करना चाहिए। और दूसरी बात, कई पार्टियां शुरू हुए हैं, कई पार्टियां चल रहे हैं,
आप अगर देखते हैं कि कर्नाटक में मैंने एक सर्वे किया है तो गवर्नमेंट स्कूल जो है कर्नाटक के 20-20 साल हुआ है जिसमें आज तक लाइट नहीं लगी है, जिसमें पेंट नहीं लगा है, जिसमें बाथरूम नहीं है, जिसमें बच्चों के सहूलियात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है? जो इतने बड़े बड़े बजट जो पास होते हैं तो वो क्यों नहीं किया जाता है? तो हमारा मकसद है कि स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है यूनिफॉर्मिटी में लेके आना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को यूनिफॉर्मिटी में लेके आना, अर्बन और रूरल को एक ही इंसाफ करना, इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना हो और स्कूल्स क्यों ना हो, एजुकेशनल क्यों ना हो, सबके लिए एक ही इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब अर्बन के कोई स्कूल्स देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा अच्छे क्लीन लगते हैं, जब आप रूरल में जाते हैं, जब आप विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ के स्कूल बिल्कुल डैमेज होते हैं। क्यों कि अर्बन में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा MLA MP वगैरह सब घूमते फिरते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको दिखाने के लिए वो चीज़ करते हैं। जब कोई बड़ा इंसान आता है तो उसके लिए सिटी पार्क हो जाती है, सारे चीज़ें पार्क हो जाते हैं, दरख्त पार्क हो जाते हैं, सब कुछ होते हैं। तो फिर नॉर्मल इंसान का जो पोल्यूशन है, नॉर्मल इंसान की जो ज़िंदगी है, उसको ज़िंदगी ही नहीं समझते। तो इसलिए मेरी पार्टी, मैं समझती हूँ, बिल्कुल डिफरेंट मुद्दे पे है और बिल्कुल डिफरेंट सोच के ऊपर ये पार्टी है। तो आज तक कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ आपकी पार्टी की वजह से, आपके पार्टी के माध्यम से जी। कोई भी प्रोटेस्ट आज तक नहीं किया है आपने? कोई इतने सारे मुद्दे के बारे में आप बता रहे थे, जी जी, स्कूल में ऐसा है, अस्पताल में ऐसा है, सारी चीजें बता रहे थे जी, मगर आज तक आप फील्ड में ही नहीं गया, कोई भी प्रोटेस्ट भी नहीं किया और लोगों के, आम आदमी तक पहुंचा ही नहीं है जी। तो इसके लिए क्या कारण? देखिए, एक बात क्या है, रोड पे खड़ के 10 लोग प्रोटेस्ट करना, 100 लोग प्रोटेस्ट करना, एक हंगामा मचाना, वो चीज़ से मुझे नहीं लगता कि उससे हमारा काम हो जाएगा। हम लीगल वे में जाएंगे और आर्डर्स पास करा के काम करेंगे और आर्डर पास कराएंगे, जिससे लाना है उससे लाएंगे। ये सब मुझे जो है पसंद भी नहीं है। ये रोडों पे खड़ जाना, धरने देना, प्रोटेस्टें करना, चीखना, किसी को नुकसान पहुंचाना, कोई बस को जला दिया, कोई किसको कर दिया। मैं चाहती हूँ कि छोटे से छोटा नुकसान भी अगर बचता है लोगों के लिए तो उससे बचाना चाहिए। मैं मेरे कैंडिडेट को, मेरे कार्यकर्ता को, सबको बताई हूँ, हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट से, हमारे प्रोटेस्टों से, चीखों से आज तक कई सालों से लोग कुछ कुछ मुद्दों को लेकर चीख रहे हैं, उनकी आवाज़ तक भी कोई नहीं सुनता है। हमको क्या है, सिस्टम से लाना है और सिस्टम से लाना है, एडमिनिस्ट्रेशन से आर्डर पास कराना है, हमको कोर्ट से आर्डर पास कराना है, हमको खड़ा करना है, हमको एविडेंस देना है कि इन्होंने ये पैसे खाकर जो है ये काम नहीं किया है। वो इंशाल्लाह मैं प्रूफ करके बताऊंगी। प्रोटेस्टों से कुछ नहीं होता। आप कुछ लोगों को आज कॉल कर दीजिए, 100 लोग आके तुम्हारे लिए कल प्रोटेस्ट कर देंगे, उनको खुद नहीं मालूम होता है कि क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो ऑफिसर्स जो लोग हैं जी, वो आज जो आप बहुत सालों से ऑफिसर वही चेयर पे बैठे हैं, जी, पार्टी तो कई आते हैं कई जाते हैं जी, तो वो ऑफिसर्स आपका जो सोच है उसको इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए नहीं, वो व्हाइट एलिफेंट जैसे बैठ गए हैं जी, तो उस तरह से वो व्हाइट एलिफेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल हम एक अवेयरनेस लाएंगे। आपका क्या राय है? बिल्कुल मेरी राय है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? ऑफिसर्स को चाहिए कि वो भी जो है, ऑफिसर्स का भी हाल क्या हो गया है कि वो कहीं ना कहीं जो है किसी के नीचे दबाव में हैं, वो कहीं ना कहीं जो है किसी वजह से काम नहीं कर पाते। वो करना भी कुछ ऑफिसर्स चाहते हैं तो उनके लिए मौका नहीं मिलता है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ऑफिसर्स को भी जगाना है कि वो किस वजह से वो अपने सीटों पे बैठे हैं, उनका पावर वो कैसे यूज़ करना है, उनके पावर को वो इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए कैसे यूज़ करना है। किसी के दबाव में आना नहीं चाहिए। हम लोग उसके लिए ये बनाएंगे और प्रोसेस करेंगे और उनके लिए, उनको एम्पावरमेंट में लाने की, उनके लिए जो खौफ बैठा है उस खौफ को हटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर ऑफिसर को कहीं ना कहीं एक खौफ लगा है कि मेरी जॉब चले जाएगी। मैंने काफ़ी सर्वे किया है, मैंने पूछा है कि आपकी ये ड्यूटी थी, आपको ये काम करना था, आपने ये काम क्यों नहीं किया। और ये रोड पे आके करने से कुछ नहीं होता। जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, डायरेक्ट बात किया है, तो उनमें भी एक अवेयरनेस हमको लाना है। उनको भी बताना है कि हमेशा आप दबते रहना छोड़ दीजिए, आपके पोस्ट को आप सही इस्तेमाल कीजिए, जो करना है वो इंसाफ के साथ कहिए। जब भी भारत जो है एक खूबसूरत भारत बन सकता है। क्योंकि भारत के कीस आपके हाथों में होते हैं, तो वो कीस को आप सही से इस्तेमाल कीजिए। अभी आज जो है हम इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो है एक हाँ, थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको इसके ज़रिए जो है हम देंगे। और मैनिफेस्टो जो है एक डेट होगा जिसमें हम जो है मैनिफेस्टो को टोटल रिलीज़ करेंगे। और हमारे मैनिफेस्टो में सारे चीज़ें हैं वुमेंस के लिए और फार्मर्स के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए और यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स कर्नाटक के हैं उसके लिए है। और मैनिफेस्टो तो हर पार्टी छोड़ती है, मगर मैं एक वादा करना चाहती हूँ लोगों के साथ जो है कि मैं मैनिफेस्टो रिलीज़ करने के बाद
डेट देकर उन डेटों के अंदर उन कामों को कंप्लीट करके बताऊंगी। अगर मुझे जो है कर्नाटक की लोग जो है सपोर्ट करते हैं, अगर इस पार्टी के लिए वो कोशिश करते हैं, तो मैं डेट वाइज जो है 5 इयर्स के अंदर जितने भी मुद्दे हैं उसको मैं ख़त्म करके बताऊंगी। मैडम, हाउ मेनी सीट्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग? मेरा By एक your survey, because you have told me already that you have done a survey. Yes. So how many seats that you are expecting? मेरा एक्सपेक्टेशन तो 150 है। नहीं, सर्वे के ऊपर मैं अभी पूरा डिपेंड नहीं हो सकती और कुछ टाइम लगेगा उसके लिए। सर्वे में तो किसी ने बताया 30 सीट तुम्हें आएंगे, सर्वे में किसी ने बताया 20 तुम्हें आएंगे, किसी ने बताया 44 आएंगे। वो सब कुछ छोड़ते हुए मेरा टारगेट और मेरी सूझ, मेरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे कर्नाटक में 150 सीट्स लाना है। इलेक्शन को आप अकेले चाहते हैं, कोई पार्टी के मिक्स होता है? नहीं, एक मिनट जी, पार्टी के अलायंस के नहीं, मैंने अभी किसी पार्टी से अलायंस का नहीं सोचा है। मैं अकेले ही कंटेस्ट करूंगी। हमारी पार्टी एमईपी अकेले ही कंटेस्ट करेगी, इसीलिए वो पहले दिन से अनाउंस कर रही है वो 224 सीट्स पे भी कंटेस्ट करेगी। आप 150 सीट से एक्सपेक्ट कर रही हैं, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट आप किस हल्के से कंटेस्ट कर रही हैं? मैं अभी नहीं करूंगी, लोकसभा में करूंगी। आपने पहले चुनाव लड़ा है? इससे पहले चुनाव लड़ा है? जी, मैंने नहीं लड़ा है चुनाव। मैडम आप आंध्र आपको प्रदेश लोकल लैंग्वेज नहीं आती है जी, अब फोकसिंग आप कर्नाटका कर रहे हैं जी। अगर चाहे तो आपकी पार्टी को नेक्स्ट ईयर इलेक्शन तेलंगाना में अच्छी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन आप कर्नाटका में क्यों फोकस कर रहे हैं? जी, एक मिनट, ये मेरी पार्टी नेशनल पार्टी है और बहुत सारे नेशनल जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हर स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती नहीं है और लोकल लैंग्वेज का आना ज़रूरत नहीं है। मेरी लैंग्वेज का ट्रांसलेट करके सुनाने वाले आपको बहुत सारे हैं और एक नेशनल पार्टी जो होती है उसके लिए हर स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। और मैं ना के ओनली कर्नाटका और मैं तेलंगाना में भी कंटेस्ट कर रही हूँ, असेंबली इलेक्शन आंध्र प्रदेश में भी कर रही हूँ, तमिलनाडु में भी कर रही हूँ और मैं महाराष्ट्र में भी कर रही हूँ। लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में है मैं वो पूरे इंडिया के अंदर कर रही हूँ टोटल सीट्स के ऊपर। तो इसलिए मुझे किसी स्टेट में, एक स्टेट में लोकल लैंग्वेज आने के लिए मुझे कुछ खास उसकी ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज आने की वजह से मुझे कन्नड़ा 50% जो है समझ में आ जाता है और मैं पढ़ भी लेती हूँ और प्योरली जो है मैं बात नहीं कर सकती हूँ। कुछ दिनों में कोशिश करके बात भी करूँगी। अभी इंडस्ट्री बैकग्राउंड में आप आए हो जी, ये राजनीति को भी इंडस्ट्री जैसे अगर आप समझ पा गए, ऐसा सोच बाहर जा रहा है जी। इसको भी एक इंडस्ट्री समझते हैं। राजनीति इंडस्ट्री नहीं है, सोशल सेक्टर है जी। मगर आप आए हैं तो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से जी। तो लोगों को किस तरह से आप इस मैसेज को महसूस देना चाहते हो आप? इंडस्ट्रियल किसी के जिंदगियों से अलग नहीं है और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग राजनीति में आए वो अपना पर्सनल मैनेज करते हुए, अपना बिजनेस, अपना जॉब करते हुए देश की खिदमत करने के लिए टाइम दे। जब पॉलिटिकल टोटल वो डिपेंड हो जाएंगे जब ही तो क्राइम्स, करप्शन सब शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड छोटा नहीं है, जिसको मेंटेन करना भी आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो है, बेशक आपने बिल्कुल सच कहा है कि सोशल और इंडस्ट्रियल जो है बिल्कुल अलग होता है। तो मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल से नहीं हूँ बल्कि मैं 20 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। आप सबको पता होगा, अगर आप सर्च भी करेंगे मेरे बारे में तो मेरा इंडस्ट्रियल है ही सोशल वर्क के लिए। टोटल आप कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स पार्ट टाइम का करना है, फुल टाइम का नहीं करना है? यस, पॉलिटिकल को जो टाइम देते हैं वो आप समझ जाइए कि देश के लिए आप वक्त दे रहे हो, उसके साथ साथ अपने कामों को, अपने जॉब को, सारे चीज़ों को भी जो है सारे रखे। मैं वो नेता मैं बनना नहीं चाहती कि जो 24 आवर जो है पॉलिटिकल में ही लग जाए और उसी के पैसे हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो जाए, उसी से हम जीना सीख लिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि आप सोशल के लिए काम करिए और पॉलिटिकल में आके उसके लिए टाइम दीजिए ताकि देश की भलाई के लिए आप सब जो है ज्वाइन करिए। बस कर्नाटक में अब बहुत नेशनल पार्टीज और लोकल पार्टीज बहुत स्ट्रांग है। ये बार इलेक्शन तो बहुत वेरी टफ है, लाइक वार। तो आप ये बार अकेले जाने के लिए आपका हिम्मत नहीं तो ये प्रिपरेशंस कैसा है आपका? जी, देखिए हर किसी के जी, और हर कोई सोचता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। Madam, did you get the, what do you call, were you influenced by Aam Aadmi Party, like मुझे कुछ भी, मैं आम आदमी के बारे में सुनी हूँ मगर मुझे कुछ भी ज्यादा ताल्लुकात उसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं है। अगर आपने दावा किया है कि 150 सीट आप जीतेंगे जी, अगर आपका परफॉर्मेंस देखकर जी, अगर सेंटर खुश हो गई जी, तो आपको सेंटर में अकोमोडेट करेंगे? बिल्कुल।
क्यों नहीं करेंगे? Madam, did you get any other has any other party tried to contact you for tie up or something? बहुत सारे पार्टियों ने कांटेक्ट किया है कि अलायंस के लिए बात किए ही वगैरह। मैंने कहा है कि मैं अभी किसी पार्टी के लिए जी मैंने जो है देखिए मैं सारे पार्टी कहा है, मैंने डिक्लेरेशन नहीं करना चाहती हूँ। छोटे पार्टी भी, बड़े पार्टी भी, नेशनल लेवल के पार्टी भी अलायंस के लिए मुझसे कहा गया है। तो मैंने कहा है कि मुझे जो है अभी अलायंस की कोई भी सूच नहीं है। मैं अलायंस के लिए इसलिए डर रही हूँ कि किसी भी पार्टी से जब हम अलायंस हो जाएंगे तो हमारे जो सूच होते हैं उसके नीचे कुचल जाएंगे। जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम सूच कराए हैं, जो हम चेंजेस का सूच कराए हैं, मेरे ख्याल से वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने सूच को रखती हुई और देश की भलाई को सोचती हुई अब जो सिचुएशन है राजनीति का, उसको मैं जब चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अकेली ही कंटेस्ट करूँ। मैडम जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रिपल तलाक के बारे में जो फायदा हुआ है उसके बारे में आपका राय क्या है? मेरी राय ये है, मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ, अगर कोई ट्रिपल तलाक नाजायज़ तरीक़े से किसी को देता है, किसी औरत को नुकसान पहुँचाता है कि नाजायज़ तरीक़े से दे दिया, जैसे मैंने सुना था कि फ़ेसबुक पे दे दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया, खड़ा खड़ा बैठा दे दिया, तो मैंने इस्लामिक तलाक़ को भी स्टडी किया है जिसमें यह जायज़ नहीं है बिल्कुल से बिल्कुल कि एक जगह वो खड़ा हो जाए, नींद में देकर चले जाए, फ़ेसबुक पे दे के चले जाए, व्हाट्सएप पे दे के चले जाए। उसको तो हम भी रोकते ही, हम उस चीज़ को मानते भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है कि जो तलाक़ का जो सही तरीक़ा है उसमें कोई दखल देगा तो उसके हम बिल्कुल साथ नहीं है। जो सही तरीक़ा है वो होना चाहिए और जो गलत तरीक़ा है वो है ही नहीं, जिसका इस्लाम के कोई चैप्टर में है ही नहीं, उसको अगर तरीक़ा बना, क्योंकि जब अल्लाह भी कहते हैं कि मर्द के तरफ से 2 गवाह, औरत के तरफ से 2 गवाह जब तक नहीं होते, ना शादी होती, ना तलाक होता, ना खुला होता, तो फिर नींद में बैठे बैठे ऐसे दे के चले जाना वो तो कहीं भी है नहीं है। हाँ, अगर किसी को 100 में से 5%, 2% ऐसा हो जाता है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उसका तो हम रद्द करते हैं। मगर जो सही तरीक़ा तलाक़ का है उसमें मैं नहीं समझती कि इसमें दखल देना किसी को भी जो है कि जायज़ हो, क्योंकि ये भारत है, भारत में कई मज़हब हैं, कई मज़हब के लोग कई तरीक़ों से जीते हैं, तो उनके लिए जो है किसी की भी दखल अंदाज़ी किसी के मज़हब में करना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। Madam, is your party open to politicians from other parties to cross over and join your party? जी, Are you going to welcome them? बिल्कुल। और मैं हमारे पास सारे पार्टियों के लोग भी आए हुए हैं। अभी मैं नाम यहाँ पर जिक्र करना नहीं चाहती, और कोई भी पार्टी वाले हो मैं उनको वेलकम कहती हूँ। एक दो बड़े नाम नहीं, अभी जब लिस्ट डिक्लेयर होगा तो बताया जाएगा। और जो है मैं कोई भी पार्टी से हो, मैंने सबको वेलकम कहा है। आप किसी भी पार्टी से हो, आप मेरे पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे उससे कोई भी हर्ज नहीं। सस्पेंस की कोई बात नहीं है। जब मैं लिस्ट ये करूंगी तो जाहिर से बात है कर्नाटक के ही लोग होंगे, आप सबके सामने आ जाएंगे। आप कर्नाटक आए हैं, सर्वे करवाई है, ये 150 सीट्स वो हासिल करने की है ना उम्मीद रखते हैं, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे किसी की गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल है। गवर्नमेंट रातें रात चेंज होती है और इसके लिए कोई भी बातें कहना मेरे ख्याल से गलत है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद हर पार्टी कर सकती है, वो उसका हक है, मगर ये कह देना कि वो उनकी गवर्नमेंट इनकी गवर्नमेंट नहीं है, कभी भी रातें रात गवर्नमेंट बदल सकती है। मैडम, आप खुद 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करेंगे? जी बिल्कुल, मैं खुद 224 पे नहीं करूंगी, मैं 30 डिस्ट्रिक्ट में कैंपिंग करूंगी, और मेरे अभी तक 13 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, अब 17 डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट में कैंपिंग करूंगी। 13 हुए हैं, वहाँ पर जरिया बन जाए। मैं सबसे पहले जो गरीब का पेट भरने की कोशिश, बच्चों के एजुकेशनल के लिए कोशिश, जो सुसाइड करते हैं हमारे फार्मर, उनके लिए कोशिश करूंगी, बाद में डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश करूंगी। Madam, like currently a lot of issues are there with respect to water sharing. You know, you might be going to have an issue. जी like, जी do जी, you have any stand with respect to that? बिल्कुल मैं स्टैंड लूंगी, क्योंकि कर्नाटक का हक बनता है कि यहाँ पर वाटर की कमी होने के साथ साथ जो है
यहाँ वाटर के लिए इतना प्रॉब्लम फेस करने के इतना लोग फेस करते हैं, तो फिर वो दूसरे स्टेट को जाने के लिए जो है मैं साथ में रहूंगी और कर्नाटक के लिए पूरा वाटर मोड़ने के लिए मैं कोशिश करूंगी। तब तो तमिलनाडु वाले नाराज हो जाएंगे आपसे। जी देखिए, एक बात है कि ये पानी कहाँ से जा रहा है, ये किसका हक बनता है, वो देखना सबसे ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी कभी जब होता है एक इंसाफ होती है, तो जैसे कि आपका एक घर होता है, वो घर आपका होता है, अगर आपके घर में कोई और आने के लिए और पार्टनर बनने के लिए कोशिश करते हैं तो इंसाफ देखी जाती है, जिसका है उसको पहले हक मिलना चाहिए। सबसे पहली जब आप तमिलनाडु में कंटेस्ट में यही बात बोलेंगे? जी बिल्कुल बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी। मैं इंसाफ की बात वहाँ का वहीं बोलूंगी और मैं दम के ऊपर बोलूंगी। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। जब जस्टिस की बात करना है, मैं किसी के भी बारे में बोल सकती हूँ। थैंक यू।